पिछले 2 हफ्तों से आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि जी इसराइल के वहशियाना फजाई हमलों में 200 अफराद शहीद हो चुके हैं और इसमें 58 मासूम फूल भी शामिल हैं। अब इस जंग की इब्तदा इसराइल ने खुद की। इसराइल फौजी मस्जिद अक्सा पर हमलावर हुए, बच्चों, बूढ़ों, खवातीन पर शेलिंग की, रबड़ की गोलियां बरसाई और इसराइल इस वक्त गजा पर तकरीबन 100 के करीब हमले कर चुका है। यानी अगर मैं कहूँ कि हैवानियत की तमाम हदें अबूर कर दी, पार कर दी तो गलत नहीं होगा। अच्छा, इस वक्त मुस्लिम उम्मा और अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार बहुत अहमियत का हामिल है, बहुत अहम किरदार है। आज अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हुआ, उसमें इसराइल को लगाम डालने के लिए कोई नतीजा नहीं निकाला गया और OIC का भी जो इजलास हुआ जिसमें करारदाद मंजूर की गई कि आलमी इदारे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। अच्छा, इस वक्त तमाम जो मुस्लिम ममालिक हैं उनकी नज़रें अमरीका पर हैं, मगर अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा का एलामिया जारी करने से भी रोक दिया, अब जिसकी तस्दीक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने खुद की है। अब दूसरी जानिब अगर आप देखें तो अमरीका ने इसराइल को $735 मिलियन असलहा फ़रोख्त करने की भी मंजूरी दे दी है, जिस पर जो बाइडन की अपनी जमात के अरकान बहुत हैरान हैं और उनका क्या कहना है कि इसराइल को हम फ़रोख्त करना और हमले रोकने के लिए दबाव ना डालने से खुरेज़ी मजीद बढ़ेगी। अच्छा, इसराइल से मुतालिक जो करारदाद है वो पेश करने के लिए कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर ख़ारजा जो है शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने क्या कहा कि पाकिस्तान दीगर इस्लामी ममालिक के साथ मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास तलब करने का मुतालिबा कर रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि तुर्की, फ़लस्तीन, सूडान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे मिलकर न्यूयॉर्क जाएंगे और फ़लस्तीन के मामले को वहाँ जाके उठाया जाएगा। अब कल यूरोपीय यूनियन ने भी मामले पर इजलास तलब किया है। इंसानी हकूक़ के जो अलमबरदार हैं उनके लिए मेरे ख्याल से यही वक्त है कि वो अपनी इंसानियत का प्रैक्टिकली सबूत दें और इसराइल की बर्बरियत को रोक कर प्रैक्टिकली सबूत दें इस बात का। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वीर शाहिद अमीन साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शाहिद साहब, ये जो हो रहा है अब पाकिस्तान और जो मुस्लिम ममालिक हैं वो इसराइल को रोकने के लिए किस हद तक प्रेशर डाल सकते हैं? आपको क्या लगता है कि जब ये आवाज़ उठाएंगे तो प्रेशर बिल्ड किया जा सकता है या नहीं? ममालिक की तादाद 50 से ज़्यादा है, जिसमें बड़े अहम ममालिक सऊदी अरब जैसे हैं जिनके ऑयल एक्सपोर्ट पे उनकी इजारादारी है। अगर आज सऊदी अरेबिया ऑयल एक्सपोर्ट रोक दे तो दुनिया की इकोनॉमी हिल जाएगी। तो ये बात तो नहीं कह सकते कि इस्लामी ममालिक के पास कोई वसाइल ही नहीं है या कुछ चाह रहे उनके पास नहीं है सिवाय इसके कि वो इसराइल की मजालिम को बर्दाश्त करें। यकीनन आवाज़ उठाई जा रही है और ये समझना कि इसका कोई असर नहीं, ये भी गलत चीज़ है। देखिए, मैं कहता हूँ डिप्लोमेसी इज लाइक ए बैटल ऑफ द माइंड, और इस वक्त बैटल ऑफ द माइंड हो रही है अमेरिका के माइंड के लिए। और उन पर जितना भी प्रेशर डाला जाए, आलमी राय को मुआफ़िक किया जाए, उनको समझाया जाए कि आप वाहिद मुल्क है जो कि इसराइल की हिमायत कर रहे हैं। और फिर बाइडन को ये भी याद दिलाया जाए कि आप अपने इलेक्शन कैंपेन में ह्यूमन राइट की बात करते थे और फ़लस्तीन के बारे में भी जो आपने ख्यालात किए थे मुस्तक़िल मुतवाज़िन थे। अब वो पॉलिसी किधर गई? मैं समझता हूँ कि अब तक जो कुछ बाइडन ने कहा है वो उससे हम यही समझते हैं कि वो कुछ डिप्लोमेसी इस्तेमाल हो रही है। और आज उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने बल्कि पहली बार इजराइल पे एक एतराज़ उठाया कि वो साबित करे कि ये जो मीडिया बिल्डिंग को गिराया गया था वहाँ पे कोई टेररिज्म की शहादत थी। तो गोया कि जो इजरायली वर्जन है उसको अमेरिका ने कबूल करने से कम से कम इनकार नहीं किया, तो कम से कम उसको सवाल तो उठाया है। तो देखिए, अमेरिका का एक बड़ा रोल बनता है। ये इजराइल की ताकत कैसे है, वो उसकी सारी बुनियाद ये है कि अमेरिका की पूरी पुष्ट बनाई है। हर किस्म की फौजी, अखलाकी, इक़्तिसादी इमदाद जो है, डिप्लोमेटिक इमदाद जो है अमेरिका को की तरफ से इजराइल को मिलती है। वरना इजराइल छोटा सा मुल्क है, क्या कर सकता है? लेकिन जब अमेरिका एक सुपर पावर उसके साथ मिल जाता है तो फिर उसमें वजन आ जाता है। तो वही सुपर पावर जो है एक लिहाज से मसाइल की जिम्मेदार है और वही सुपर पावर इसी पोजीशन में है कि इजराइल पे प्रेशर डाल के हालात को बेहतर करे। तो ये एक अजीब किस्म का डायलेमा है कि जिसकी वजह से ये मसला पैदा हुआ है। वही इस मसले का हल करने की सलाहियत रखता है। बाकी ममालिक का तो कोशिश यही है कि अमेरिका को समझाया जाए कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उससे ना आपको फायदा हो रहा है, ना किसी आलमी अमन को शायद नुकसान पहुंच ही रहा है और आप बदनाम हो रहे हैं, क्योंकि इसराइल तो वॉर क्राइम्स कर रहा है। ये छोटी मोटी बात नहीं, वॉर क्राइम्स कर रहा है। जर्नलिज्म के खिलाफ जो इल्जाम उठाया है, मतलब बिल्डिंग को उड़ाया है, ये तो बिल्कुल सरीहन एक फ्रीडम ऑफ प्रेस के खिलाफ बात जाती है। बच्चों को मारा जा रहा है, सिविलियन आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। तो इसराइल की पॉलिसियां जो है वो न सिर्फ इसराइल को बदनाम कर रही हैं बल्कि अमेरिका के लिए भी यकीनन एक बाइस शर्म है।
और उम्मीद करनी चाहिए कि जब जितना दबाव अमेरिका पर बढ़ेगा उसका नतीजा कुछ मस्बत आएगा। ठीक है। अच्छा शाहिद साहब, इसराइल की जानिब से जो मीडिया पर भी हमला किया गया, इस पे मैं जरा आपका मौकिफ चाहूंगी, क्योंकि इसराइल का मौकिफ ये है कि जी हम सेल्फ डिफेंस के लिए हमले कर रहे हैं। अब मीडिया से इनको क्या खतरा है, कैसा सेल्फ डिफेंस? मतलब उनका वर्जन ये है कि उस बिल्डिंग में दहशतगर्दों ने अपने ठिकाने बनाए हुए थे, उस पर अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा अच्छा तो फिर आप शहादत सामने लाए ना कि दहशतगर्द वहां पे कहाँ मौजूद थे, आपके पास क्या शहादत है। ये बिल्कुल झूठ है, जाहिर है उन्होंने उनको तकलीफ थी। अल जजीरा की खासतौर पर रिपोर्टिंग की और एपी जो अमेरिका की नंबर 1 न्यूज एजेंसी है वो भी वहाँ मौजूद थी। लेकिन मेरे ख्याल में इसराइल ने बड़ी गलती की है, क्योंकि इसमें वो आता है प्रेस फ्रीडम को आपने चैलेंज किया है, जो कि एक्सेप्टेड वैल्यू है दुनिया के अंदर, वेस्ट के अंदर भी। इसराइल की पॉलिसियों से मैं समझता हूँ कि इसराइल को ही नुकसान पहुंच रहा है। देखिए, इसराइल ने 200 फलस्तीनियों को तो शहीद कर दिया है, लेकिन खुद इसराइल के 10-12 आज लोग मारे गए हैं और सुना है 150-200 जख्मी हुए हैं। तो इसराइल की हुकूमत ये दावा करती है कि हम जो कुछ कदम उठा रहे हैं वो अपने अवाम को की सलामती के लिए कर रहे हैं। तो सलामती कैसी है? वो अवाम तो वहाँ पे इसराइली अवाम तो हर वक्त परेशान बैठे हैं, किसी वक्त कोई मिसाइल आएंगे किसी को मार सकता है। तो इसराइल की पॉलिसियों ने खुद इसराइली आम शहरी की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। तो मेरे ख्याल में इसराइल के अंदर भी एक यकीनन दोबारा एक जज्बा आएगा कि ये पॉलिसियां कुछ हासिल नहीं कर रही हैं और इसको रोका जाए। और इस वक्त जहां तक मुझे अंदाजा है कि खासतौर पर मिस्र की तरफ से बैकग्राउंड में डिप्लोमेसी हो रही है और अमेरिका की तरफ से, और गालिबन ये 2-4 दिन में ये मामला कुछ न कुछ सूरत हाल में कुछ बेहतरी आएगी। माजी में भी हमने देखा है कि ये 4-5-6 दिन चलता है, उसके बाद मामला रुक जाता है। जी जी। अच्छा शाहिद साहब, ये जो अगर हम अमेरिका की बात करें, खासतौर पे ये जो बाइडन साहब है, जो जमहूरियत के बहुत दावे करते हैं, इतना सब होने के बावजूद असला फरोख किया जा रहा है, जिस पर उनकी अपनी पार्टी का रकीन भी आपको पता है कि खुलकर उनकी मुखालिफत कर रहे हैं। अब इसकी क्या जरूरत है? आप खुद को कह सकते हैं जी हम जमहूरी हैं, जमहूरियत के बड़े बड़े दावे भी कर सकते हैं, प्रैक्टिकली इनका किरदार आप देख लें। ये तो अमेरिका का पिछले 70 साल का रिकॉर्ड है कि इजराइल की भरपूर फौजी मदद करता है। इजराइल की ताकत की बुनियाद यह है कि अमेरिका की इतनी हिमायत हासिल है, वरना इजराइल क्या कर सकता है। तो ये तो हम नहीं कहेंगे कि बाइडन साहब ने जो असला भेजा है कोई नई बात है, ये तो कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम ओल्ड पॉलिसी है। लेकिन ये मुझे थोड़ी बहुत अरे सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ शाहिद साहब, यानी ये अब लोगों को जरा क्लियर कर दें। मैं तो पहले दिन से कह रही थी, जब बहुत से लोग ट्रंप और जो बाइडन का कंपैरिजन कर रहे थे, तो ये ट्रंप और जो बाइडन या कोई तीसरा आ जाए से फर्क नहीं पड़ेगा। अमेरिका की जो अपनी पॉलिसी है उससे फर्क पड़ेगा। फिर इनका फेस ट्रंप हो, जो बाइडन है, कोई भी। आप मेरी बात से अग्री करते हैं? जी, आपकी बात सही है। असल में तो अमेरिका एज ए स्टेट हमेशा इजराइल की मदद करती रही है। अकेला सदर तो नहीं होगा ना? एग्जैक्टली। हाँ, चाहे रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन में हो या डेमोक्रेटिक, इजराइल को तस्लीम किसने किया था? डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट ने। और फिर इजराइल की मदद भी जो है ज्यादातर दोनों एडमिनिस्ट्रेशन करते रहे। सिर्फ एक बार इजराइल पे किसी ने तो रोका था, वो 1956 में था, जब प्रेसिडेंट आइजनहावर जो कि रिपब्लिकन थे, उन्होंने इजरायली जारियत को सनाए में इजराइल ने नाइक पे कब्जा कर लिया था। और प्रेसिडेंट आइजनहावर ने हुक्म दिया कि 1 हफ्ते के अंदर इसको खाली करो, और इजराइल को खाली करना पड़ा। तो एक दफा सिर्फ तारीख में किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कोई बैकबोन दिखा के उसूलों पे खड़े हुए हैं, वरना ये आपकी बात सही है, चाहे एक पार्टी हो दूसरी। उसकी वजह क्या है? ये ज़ायनिस्ट लॉबी जो है अमेरिका के गले में एक किस्म का स्ट्रैंगल होल्ड है, हर चीज पे छाए हुए हैं, मीडिया पे छाए हुए हैं, उनकी कांग्रेस में छाए हुए हैं, उनकी फाइनेंशियल हल्कों में छाए हुए हैं। अमेरिका पे ज़ायनिस्ट लॉबी का बड़ा असर रसूख है, और कहा यह जाता है कि कोई सियासतदान इलेक्शन नहीं जीत सकता अगर ज़ायनिस्ट लॉबी उसकी मुखालफत करे। तो उसमें चाहे आपको यहूदी पसंद है या नापसंद है, फिर वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है कि इनको नाराज करने से हमें कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा शाहिद साहब, एक और पॉइंट आपने नोट किया होगा कि अमेरिका एक तरफ कहता है कि दोनों फरीक अवाम का ख्याल रखें, हमले ना करें, और दूसरी जानिब इसराइल को इस सिचुएशन में, सूरत हाल में असलाह फराहम किया जा रहा है। ये अमेरिका एक्चुअली किसके साथ है? क्या ये मुनाफकत नहीं है, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है, दोहरा मयार नहीं है इनका? है बिल्कुल मुनाफकत, डबल स्टैंडर्ड भी है, लेकिन देखिए इससे एक लीवरेज भी अमेरिका को मिलती है। अब अमेरिका की तरफ से इसराइल को सलाह आ रहा है, तो अमेरिका जो है उसको रोक के इसराइल पे प्रेशर भी तो डाल सकता है ना। जो हाथ देता है उसको एक सुपीरियर पोजीशन तो हासिल हो जाती है। ये हर एक बात तस्लीम करता है कि अगर इसराइल पे किसी का दबाव आ सकता है या असर रसूख हो सकता है, वो अमेरिका। उसके अलावा किसी मुल्क का इसराइल में बस नहीं चलता। नहायत ही वो बेशरम बेगैरत लोग हैं, उनको दुनिया सारी गालियां दे, उनको कोई परवाह नहीं।
इस वक्त भी, हमेशा माजी में भी उनको लोगों ने शदीद उनकी तनकीद की है, सारी दुनिया में उनके खिलाफ अखबारों ने लिखा और मुजाहरे हुए, हुकूमतों ने किया, लेकिन इसराइल की के ऊपर कुछ असर नहीं होता है। असर किसका पड़ता है? जब अमेरिका की तरफ से प्रेशर आता है। तो अमेरिका के पास एक उनका लीवरेज तो मौजूद है। अब सवाल यह है कि बाइडेन साहब उसको कहां तक इस्तेमाल करेंगे। मैं भी नाउम्मीद नहीं हूं। मेरे ख्याल में उनका रिकॉर्ड ये था, फिर ट्रंप की पॉलिसी के बरक्स भी तो एक पॉलिसी इख्तियार करना चाहते हैं और ट्रंप की इतनी मजम्मत करते रहे हैं, तो फिर आप ट्रंप की प्रो इजराइल पॉलिसी के मुकाबले में एक मुतबादिल पॉलिसी इख्तियार करें ना। जी जी। अच्छा शायद साहब, पाकिस्तान और तुर्की और जो दीगर मुस्लिम ममालिक हैं, उनके वज़रा ख़ारजा साथ जब न्यूयॉर्क जाने का कह रहे हैं, इससे कोई नतीजा निकलता आपको दिखाई दे रहा है? साथ ही जरा आपका लास्ट कमेंट मैं इस पर भी चाहूंगी कि जो OIC की करारदाद है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? करारदाद तो अच्छी है, और जैसे मैंने कहा कि 50 से ज्यादा मुल्क अगर एक पोजीशन लेते हैं, दुनिया में यूनाइटेड नेशन की 1/4 मेंबरशिप मुसलमानों की है, तो ये कहना भी गलत है कि इसका कुछ असर नहीं होता। असर कहीं ना कहीं तो होता है, शायद आपको फौरी तौर पे महसूस ना हो, लेकिन मैंने कहा इट्स बैटल फॉर द माइंड, इट्स बैटल फॉर द माइंड। जब अमेरिका में एक एहसास ये डेवलप होता जाएगा कि सारी दुनिया हम पे प्रेशर डाल रही है, हम अकेले रह गए हैं इसराइल के दिफा में, तो फिर बाइडेन अपनी पॉलिसियां जो थी, जो उनका माजी का स्टांस था, उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। यकीनन इसका कुछ फायदा है, लेकिन ये कि हमारे वजीर खारजा जा रहे हैं, तुर्की वजीर खारजा, एक अलामती बातें हैं। देखिए, पाकिस्तान का और दीगर ममालिक का एक मार्जिनल रोल है। हम इस पोजीशन में नहीं है कि इजराइल की पॉलिसियों को तब्दील कर सके। ये जरूर है कि सारे मुल्क मिलकर दबाव डालें, जिसमें पाकिस्तान शामिल है, OIC शामिल है। इसका मैं समझता हूँ एक मस्बत नतीजा निकलता है, और हमारी तरफ से जो भी कोशिश की जाती है बिल्कुल ठीक है। तो फिर